बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका 9th का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और अब जो है वो हम 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास के भी जो 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं और जो 3rd चैप्टर है इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हमने उसका 2nd पार्ट पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबर है 11 और आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह ताला हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है ये खत्म हो जाएगा। तो बेटा, आपने आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसी कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। यानी अगर आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको अगला चैप्टर भी नहीं आएगा जो कि हाइड्रोकार्बन है। अगर आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए तो फिर अगला चैप्टर जो है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जी इनके कंटेंट से। हम देखेंगे कि आज हमने क्या रीड करना है। तो कंटेंट बच्चे आपके सामने हैं। सबसे पहले हम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 सोर्स हमने आज पढ़ने हैं, कोल, पेट्रोलियम और गैस। जो नेचुरल सोर्स हैं, जो लिविंग बॉडीज का सोर्स हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखिए जी, वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी विल डिस्कस अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस फंक्शनल ग्रुप्स। तो हम इस वीडियो के अंदर ये जो 4 कंटेंट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहली स्लाइड पर जो है वो हमारे कंटेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे वी विल डिस्कस अबाउट कोल। कोल क्या है? कोल जो है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कलर इसका क्या होता है? ब्लैक कलर का। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, कोल बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगली बात है, कोल बनता कैसे है? कोल बनता है इन अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। एक बहुत ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में कोल बनता है। उस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। यानी जिस प्रोसेस में कोयला बनता है उस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वुड जो है, वुड उसको हम कन्वर्ट करते हैं, बल्कि हम कन्वर्ट नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है इनटू कोल, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये कैसे कन्वर्ट होती है और वुड आती कहां से है? आपको पता है कि मिलियंस ईयर्स पहले जमीन पर जो दरख्त मौजूद थे, जब वो उनकी डेथ हो गई, डेड प्लांट्स थे, वो जमीन के अंदर दफन हो गए और दफन होने के साथ उनके अंदर जो है वो कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आई, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उसके नतीजे में जो कोल है वो कन्वर्ट हो गया, जो वुड है वो कन्वर्ट हो गई कोल के अंदर। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है कार्बोनाइजेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर जो बरीड प्लांट्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो बरीड प्लांट्स हैं, उनके ऊपर जब प्रेशर बढ़ा, जब उनके ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, तो वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके नतीजे में कोयला बनता है और इसका नाम है कार्बोनाइजेशन। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये जो कोयला बनने का अमल है ये जो एयर है उसकी एब्सेंस में होता है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 500 मिलियन ऑफ ईयर। तकरीबन 500 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन होता है 10 लाख का। तो अगर आप 500 को 10 लाख से ज़रब दें, 10 से ज़रब दें तो ये आ गया 5000 लाख साल। यानी इतने साल का ये प्रोसेस है कोल बनने का। ठीक है जी। अब जो कोयला होता है बेटा, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और वो किस बेस पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं? वो करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेस पे। 4 टाइप्स हैं और उनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो उनकी परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेस पे की गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन की बेस पे क्या क्या क्लासेज हैं जी कोल की। 4 क्लासेज हैं, आपके सामने टेबल बना हुआ है। पहली क्लास है पीट, सेकंड है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो पीट है उसमें 60% कार्बन है, जो लिग्नाइट है उसमें 70% कार्बन है
जो बिचुमिनस है उसमें 80% कार्बन है, और जो एंथ्रासाइड है उसके अंदर 90% कार्बन है। आगे इनके यूजेस देख लें। जो पीट है ये इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है, और इसको हम किन कहते हैं, भट्टियों में इनको यूज किया जाता है। दूसरा देखिए लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये सॉफ्ट कोल है, और इसको हम थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो बिजली बनाने के कारखाने होते हैं, जिसमें से जरा पाकिस्तान में भी जो है वो एक कोयले के कारखाने लगे हुए हैं जिनसे बिजली बनाई जा रही है, और आजकल उनका काफी इश्यूज भी चल रहा है आईपीपीस के हवाले से। एक साहिवाल के अंदर जो थर कोल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इसमें थर के कोयले से बिजली बनाई जाती है, तो वहां पर जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है वो लिग्नाइट को किया जाता है। बिचुमिनस जो है वो उसमें 80% कार्बन होती है, और ये हाउस होल्ड कोल है। घरों में जो कोयला घरों को गर्म करने के लिए जलाया जाता है उसको हम जो है वो बिचुमिनस कहते हैं। और जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का कोयला है उसको कहते हैं एंथ्रासाइड। उसमें 90% कार्बन है, और ये सुपीरियर क्वालिटी का कोल है, बहुत हार्ड है, और इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियों में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोयले को एयर की एब्सेंस में हीट करना ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पीछे एक वर्ड था कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस वो है जिसमें जो जमीन के अंदर दफन जो प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हुए थे, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इसमें क्या करते हैं, कोयले को हीट करते हैं। जो कोयला बन गया है उसको हमने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हम लिख सकते हैं यहां पर कोल, उसको हीट करें, ये जो डेल्टा का निशान है ये हीट का निशान है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो बेटा क्या बनेगा, ये 4 प्रोडक्ट बनेंगे। नंबर 1 कोल गैस, नंबर 2 कोल तार, नंबर 3 कोक, और नंबर 4 अमोनिकल लीकर। ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं, लिखे हुए हैं आपके सामने, कोल गैस, कोल तार, अमोनिकल लीकर और कोक। जब आप कोयले को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो कोयला जो है वो 4 प्रोडक्ट्स यानी कोल गैस, कोल तार, अमोनिकल लीकर और कोक में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम इन प्रोडक्ट्स की आगे डिटेल पढ़ते हैं। देखिए कोल गैस पहले देखें क्या है। कोल गैस बच्चे मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, 3 गैसेस का मिक्सचर है। इसको हम यूज करते हैं फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर, और इसको हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड इनर्ट एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन द वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिसमें धातुओं को तैयार किया जाता है, जमीन से मादनियात निकाली जाती हैं और उन मादनियात को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के जरिए धातु में तब्दील किया जाता है। तो उस प्रोसेस के अंदर भी जो कोल गैस है उसको हम एज ए इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी हम इसको काम करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर क्या है? ये सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस है, यानी NH3 प्लस वाटर। जब इसको मिक्स किया जाता है तो बनता है NH4OH। NH4OH ये अमोनिकल लिकर कहलाता है। अमोनिकल लिकर जो है इसको यूज किया जाता है प्रिपेयर करने में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ऐसी फर्टिलाइजर जिनके अंदर नाइट्रोजन जैसे यूरिया है, ठीक है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं और इनकी प्रिपरेशन के अंदर इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें कोल तार। कोल तार क्या है? ये एक थिक जो है वो ब्लैक लिक्विड है, मिक्सचर है तकरीबन 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कोल तार बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फ्रैक्शन है, इसके अंदर 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जब आप कोल तार को हीट करते हैं तो इससे मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बाहर निकलती हैं, उनकी तादाद 200 से ज्यादा है, ठीक है जी। और इनमें से ज्यादातर कौन से होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक हम पढ़ चुके हैं पिछले कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। इसके बाद देखिए कोक क्या है? कोक बेसिकली कार्बन की एक किस्म है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, इट लूजेस ऑल इट्स वोलाटाइल कंपाउंड। इसमें से जो इसके वोलाटाइल कंपाउंड है यानी कि जो वेपर बन सकते हैं, यानी कि जिनके वेपर आसानी से बन सकते हैं, जिनके बुखारात आसानी से बन सकते हैं, उन वो सारे के सारे लूज हो जाते हैं और लीव बिहाइंड, पीछे क्या बचता है? रेजिड्यू कॉल्ड कोक।
जब भी आपने कोयले को हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जितने भी कंपाउंड्स जो वोलाटाइल हैं, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो निकल जाते हैं। पीछे जो ब्लैक कलर का मादा बचता है उसको क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए, मेटलर्जी के अंदर जो है, और इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं किन्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखें जी, पेट्रोलियम क्या है जी? ये सेकंड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, विस्कस कहते हैं गाढ़ा, ब्लैक कलर का या ग्रीनिश या ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड है। ठीक है जी, ये है क्या? बेसिकली मिक्सचर ऑफ सॉलिड है, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन है। यानी सॉलिड हाइड्रोकार्बन और गैसियस हाइड्रोकार्बन और लिक्विड हाइड्रोकार्बन, इन तीनों का मिक्सचर है। और आमतौर पर जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, जब वो जमीन के अंदर दफन हुए तो उनसे क्या बना? पेट्रोलियम बना। जिस तरह हमने पढ़ा कि जो वुडी प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके तने हैं, जिनके अंदर लकड़ी है, जब वो जमीन के अंदर दफन हुए तो उनसे कोयला बना। और जो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स हैं, जिस तरह समुद्र के अंदर क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, जब वो वाले जानवर जो है वो जमीन के अंदर दफन हुए तो उनसे क्या बना? उनसे पेट्रोलियम बना। आगे देखें, नेचुरल गैस, इट इज मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स। ये इसके अंदर वो तमाम हाइड्रोकार्बन है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत लो होता है। और नेचुरल गैस में आमतौर पर जो है वो 85% मीथेन होती है, और साथ में दूसरी गैसेस जैसे इथेन भी है, प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। इथेन का फार्मूला C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 है, और ब्यूटेन का C4 जो H10 है। ये भी फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इन तीनों की जो मिकदार है वो इसके अंदर 15% है, जबकि मीथेन जो है वो इसके अंदर 85% है। तो बड़े तीन सोर्सेस थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है जी, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी एक नजर देख लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यूज करते हैं एज ए फूड, जैसे मीट है, वेजिटेबल्स, पल्सेस यानी दालें, ऑयल्स एंड फैट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। एज ए क्लोथिंग, कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो कपड़े दो तरह के हैं, एक नेचुरल फाइबर है जिसके अंदर सेलुलोज जो कॉटन आ जाती है, सिल्क जो रेशम आ जाता है, या दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको हम खुद तैयार करते हैं, उसके अंदर नाइलॉन आ जाता है, डेक्रॉन आ जाता है या एक्राइलिक आ जाता है। तो बेसिकली ये जो एक्राइलिक है, डेक्रॉन है, नाइलॉन है, सेलुलोज है या सिल्क है, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाउसेज के अंदर कहाँ पे यूज होती है? जो वुड जिसको हम यूज करते हैं घर बनाने के लिए। अगर आप हिली एरियाज में चले जाएं जहां पर पहाड़ हैं, तो वहां पर ज्यादातर जो घर है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो लकड़ी क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? ऑर्गेनिक है। जो यहाँ पर हम घर बनाते हैं तो घरों के अंदर जो उसके जो बनते हैं, दरवाजे वगैरह बनते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं, वो सारे का सारा लकड़ी का बनता है। और लकड़ी क्या है? आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एज ए फ्यूल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल भी ऑर्गेनिक है, नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक है, कोल भी ऑर्गेनिक है, डीजल भी ऑर्गेनिक है। ठीक है, पेट्रोलियम और डीजल में फर्क क्या है? जो पेट्रोल है वो C7 to C8, उसके अंदर कार्बन के 7 से 8 एटम होते हैं, और डीजल के अंदर C15 to C16 यानी कार्बन के अंदर 15 से 16 एटम होते हैं। एज ए मेडिसिन देखें, नेचुरल मेडिसिन भी होती हैं, सिंथेटिक ड्रग्स भी होती हैं। जितनी भी ड्रग, जिस तरह एस्प्रिन है, डिस्प्रिन आप खाते हैं सदर्द के लिए, वो जो है वो ऑर्गेनिक है। पैरासीटामोल आप खाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स आप यूज करते हैं मोस्टली, वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये भी दो तरह की हैं, कुछ नेचुरल हैं जो पौधों से या जानवरों से हासिल होती हैं, और कुछ जो है हम खुद भी लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो सारी की सारी क्या है? ऑर्गेनिक्स है। एज ए रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज होते हैं? पेपर बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, और ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं? अब यहां से जो ऑनवर्ड है इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे आपने अगर एफएससी करनी है या इसी का आगे अगला चैप्टर पढ़ना है, आगे बीएससी करेंगे या एमडी कैट में भी जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिक की बेस है ना वो यहां से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होंगी, तो फिर आगे आपके ऑर्गेनिक की बेस वीक हो जाएगी। तो इसको आपने जरा ध्यान से देखना है। अल्केन्स क्या है? अल्केन सबसे पहले देखें, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स को हम पैराफीन्स भी कहते हैं।
पैराफिन का क्या मतलब है? पैरा का मतलब है लिटिल, कम, और अफीन का मतलब है अफिनिटी। क्योंकि जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उनको हम पैराफिन्स कहते हैं। अब यहां पर देखिए इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, जबकि n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। हम देखते हैं कि अल्केन्स को बनाते कैसे हम। अब यहां पर आगे देखिए, पहले 10 मेंबर। बेटा अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें, n की वैल्यू 1 पुट कर दें, यानी C×1 और H2×2 ये यहां पर 1 आता है, 2×1+2। इसको मैं अगर सेपरेटली लिखूं तो ये आएगा C1H2×1+2। ये C1 को ऐसे लिख लिया, और 2 1 2 जमा 4 कितने, 2 1 2 जमा 2 कितने हो गए? 4। तो CH4, 2×1+2=4, तो ये CH4 बन गए। यहां पर देखें, अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट की है तो कार्बन नंबर 1 हो गए, और H की वैल्यू क्या आएगी? 2×n, यानी कार्बन की वैल्यू पुट करें n की जगह पे +2, तो आंसर आ गया CH4। तो अगर CH4 होगा तो इसको क्या कहेंगे? मीथेन। एंड पर आएगा ANE। अगर आप बेटा n की वैल्यू 2 पुट कर दे तो फार्मूला इसी तरह से बन जाता है C2H6, उसको बोलते हैं इथेन। अगर आप n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो उसको बन जाता है C3H8, उसको प्रोपेन बोलते हैं। इसी तरह 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलते हैं, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन बोलते हैं, 8 कार्बन वाले को ऑक्टेन बोलते हैं, 9 कार्बन वाले को नोनेन बोलते हैं, और 10 कार्बन वाले को डेकेन बोलते हैं। C9H20 और C10H22 होता है जी। ये है जी फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट देखिए, होमोलोगो सीरीज क्या होती है? होमोलोगो सीरीज वो होती है, ये ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिनके अंदर हर 2 जो कंसेक्टिव आगे पीछे जो आने वाले मेंबर हैं उनके अंदर फार्मूले में CH2 का और मॉलिक्यूलर मास में 14 का फर्क हो, उनको कहते हैं होमोलोगो सीरीज। जैसे प्रीवियस स्लाइड पे जरा आए, ये हमारे पास एक होमोलोगो सीरीज है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है? CH4, पहले वाले का CH4, अगले का क्या है? C2H6। जब आप CH4 में CH2 ऐड करते हैं, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो बन जाता है C2H6। कार्बन के अंदर कार्बन ऐड हुई तो C2 बन गया, और हाइड्रोजन के अंदर 4 के अंदर 2 ऐड हुए तो H6 बन गया। अब अगले में देखेंगे, इसमें मजीद CH2 ऐड करेंगे तो तीसरा मेंबर बन गया, इसमें मजीद CH2 ऐड करेंगे तो अगला मेंबर बन जाएगा, उसमें CH2 ऐड करेंगे तो उससे अगला मेंबर बन जाएगा। इस तरह आप देखें कि हर 2 जो ऊपर नीचे आने वाले मेंबर्स हैं उनके दरमियान CH2 का फर्क है। और अगर आप इनका बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो 14 का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल ये जो CH4 है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। कैसे निकाला? कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन, 12 जमा 4 16, 16। इसी तरह निकालें जरा C2H6 का, तो इसका आता है 30। तो आप देखें इसमें और इसमें फर्क कितना है? 14 का। तो ये एक पूरा सीरीज जो है एक होमोलोगो सीरीज बन जाता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हर 2 आगे पीछे आने वाले कंपाउंड के दरमियान फार्मूलों में CH2 का और एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं हम होमोलोगो सीरीज। आगे आ जाए जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी दोबारा से। होमोलोगो सीरीज क्या है? सक्सेसिव मेंबर, यानी 2 इकट्ठे आने वाले मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट CH2, उनके दरमियान CH2 का डिफरेंस होता है, और मॉलिक्यूलर मास के अंदर बेटा 14 का डिफरेंस होता है। दूसरा देखें, ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। पीछे हमने जो अल्केन्स पढ़ी है मैंने ऊपर उनका जनरल फार्मूला लिखा था, तमाम का जनरल फार्मूला एक ही है, दैट इज CnH2n। इसी तरह अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, और अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी सीरीज की एक जैसी होती हैं। जैसे ये पीछे हम देखें जरा, ये हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, तो इन 10 के 10 की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं होंगी। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे जाकर। देयर इज अ रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आता है क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर मास
सक्सेसिवली जब ऊपर से नीचे आते हैं तो चेंज करता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड, एक ही मेथड से इन तमाम को प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल क्या होता है, अगर किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, डेरिवेटिव से मुराद है कि अल्केन से बनाए जाते हैं। फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बनते कैसे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देना आपने, कहां से रिमूव करना है, फ्रॉम अल्केन, एक अल्केन से। अब जिसे देखिए ये हमारे पास CH4 है, आपको इसका नाम क्या है, मीथेन। तो अगर आपने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके 3 कर दिया तो ये बन गया मीथेन से मिथाइल। ANE को रिमूव करके क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। इसको हम जाहिर करते हैं R से। Their name is written by replacing an of alkane by YL। इसको फिर देख लें, अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं, अल्काइल रेडिकल्स जो हैं ये अल्केन से डेरिवेटिव है, यानी अल्केन से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कि जो अल्केन्स होती है उनमें से जब एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हैं तो वो अल्केन से अल्काइल बन जाता है। जैसे देखिए CH4 है, तो यहां से जब आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो ये मीथेन से मिथाइल बन गया CH3। इसको हम R से जाहिर करते हैं। कुछ और रेडिकल देखिए, अल्काइल रेडिकल, ये देखिए प्रोपेन से हमने कुछ अल्काइल रेडिकल बनाए हैं। प्रोपेन से जो है 2 अल्काइल रेडिकल बनते हैं। अगर यहां से टर्मिनल कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन निकले तो इसको बोलेंगे N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल। और अगर दरमियान वाली कार्बन से निकले इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। ये 2 डिफरेंट रेडिकल्स हैं। इसी तरह देखें ब्यूटेन है, ब्यूटेन के अगर टर्मिनल कार्बन यहां से निकलेगा तो ये बनेगा, इसको बोलेंगे N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। और अगर यहां से निकलेगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो बेटा ये 2 तरह, इसी तरह आइसोब्यूटेन से भी रेडिकल बनते हैं, वो बुक में दिए गए हैं, ठीक है, उसको आपने खुद रीड करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये ऐसे एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, 4 चीजें हो सकती हैं। एक एटम हो सकता है, एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, कोई डबल बॉन्ड हो सकता है या कोई ट्रिपल बॉन्ड। और करता क्या है, ये डिटरमिन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है, यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस ग्रुप की वजह से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमिन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है R अल्काइल ग्रुप जो हमने पीछे पढ़ा, तो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखिए हमने पढ़ा था ना मीथेन CH4, तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके बना दिया मिथाइल CH3, ये बन गया अल्काइल रेडिकल। इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें, जैसे हमने OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला जो हिस्सा है वो R कहलाता है और ये वाला हिस्सा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। तो यही मैंने लिखा है यहां पर कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है R और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो OH ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, किसका, अल्कोहल का। इस तरह ये मैंने आपको लिखा CH3OH, ये मीथेन से मिथाइल बन गया और OH अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, तो इसका क्या नाम बन गया, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ये हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं कॉमनली जो यूज होते हैं। OH ग्रुप लगा हो तो उसको अल्कोहल बोलते हैं, ROR लगा हो तो उसको बोलते हैं ईथर। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हों या RNHR लगा हो या RNH2 लगा हो, ये तीनों कौन से हैं, अमाइन हैं। इसी तरह अगर R के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में नाइट्रोजन लगी हो, यानी इस तरह RCONH2, तो इसको बोलते हैं अमाइड लिंकेज, जिस तरह यूरिया में होता है। इसी तरह अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और एक तरफ हो अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हो हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा हो और एक तरफ कार्बन हो दूसरी तरफ भी कार्बन हो, यानी अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको कहेंगे कीटोन। अगर R के साथ
कार्बन हो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और एक तरफ OH हो तो उसको कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह अगर R के साथ जो है वो C डबल बॉन्ड O लगा हो और एक O के साथ H की बजाय अब यहाँ पर R आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। तो ये मुख्तलिफ जो है फंक्शनल ग्रुप हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कुछ हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप पड़े हैं, अब हम ये स्टडी करेंगे कि इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास केमिकल टेस्ट होते हैं जिनको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथेन, तो वहां पर आपने ये नहीं कहना कि उसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं, आपने एक केमिकल टेस्ट लिखना होता है जिससे आपको पता चले कि ये वाला कंपाउंड केमिकल टेस्ट देता है और ये वाला कंपाउंड केमिकल टेस्ट नहीं देता। अब इसकी डिटेल देखते हैं। पहले देखिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कहते हैं डबल बॉन्ड को, यानी अगर डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो इसको कहेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दो तरह के कंपाउंड है, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ जाते हैं सारे अल्केन्स, सैचुरेटेड में आ जाते हैं अल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड हैं उनमें आ जाती हैं अल्कीन्स, जिनके आगे EN नहीं आता है, और आ जाती हैं अल्काइंस। ये हम अगले चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। पहले देखें बोरोमीन वाटर टेस्ट क्या है। आपने जो कंपाउंड दिया गया है आपने उसके अंदर बोरोमीन वाटर डालना है। इनकी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड लें, उसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बोरोमीन वाटर डालें और उसको हिलाएं। अगर तो बोरोमीन डीक्लोराइज हो जाए, उसका कलर खत्म हो जाए, तो फिर अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर खत्म ना हो तो अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है। बायर टेस्ट देखें। बायर टेस्ट, बायर रिएजेंट क्या है, ये बेसिकली KMnO4 है जिसके अंदर हमने डाला होता है बेस कोई भी OH, इसको हम कहते हैं बायर्स रिएजेंट। इसके अंदर हम डालते हैं कोई भी कंपाउंड, तो ये जो KMnO4 है इसका कलर होता है पर्पल, डीप पर्पल। तो अगर ये पर्पल कलर जो है ये डिस्चार्ज हो जाए, पर्पल कलर खत्म हो जाए, तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर पर्पल कलर खत्म ना हो तो कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड होगा। देखिए डिसॉल्व अबाउट 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने शिनाख्त करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वो सैचुरेटेड है या नहीं है, उसको आप क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। देन ऐड इट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन से मुराद है KMnO4 के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन डाले होते हैं, NaOH डाल दें या KOH डाल दें, एक ही बात है। उसको फिर हिलाएं तो क्या होगा, अगर पिंक या पर्पल कलर खत्म हो जाए तो इट मींस कि वो अनसैचुरेटेड है, अगर खत्म ना हो तो अनसैचुरेटेड नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट देखें, सोडियम मेटल टेस्ट। ये हाइड्रोक्साइड, ये जो है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए है, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप, जो दिया गया कंपाउंड है वो अल्कोहल है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट दिया जाता है। हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड के अंदर जो है अल्कोहल अगर है कि नहीं है, अगर ये देखना है हमने, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डालेंगे सोडियम मेटल। अगर तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल आए तो इसका मतलब क्या है कि वो अल्कोहल है। अगर हाइड्रोजन गैस ना निकले तो अल्कोहल नहीं। आप याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस के निकलने की अलामत ये है कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो एक धमाके के साथ रिलीज होती है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन गैस धमाके से निकले एक्सप्लोजन के साथ तो इट मींस कि वो अल्कोहल है, अगर ना निकले तो अल्कोहल नहीं है। दूसरा हम क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए कि अल्कोहल है या नहीं है, हम एस्टेरिफिकेशन या एस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम कंपाउंड के अंदर जो है, कंपाउंड के अंदर हम डालेंगे कंपाउंड प्लस विनीगर डाल दें इसके अंदर। विनीगर से क्या मुराद है, सिरका, एस्टिक एसिड, और थोड़ा सा डाल दें एसिड। तो अगर बेटा फ्रूटी स्मेल आ जाए, खुशबूदार स्मेल आ जाए, तो फिर अल्कोहल मौजूद है। अगर खुशबूदार स्मेल ना आए तो अल्कोहल मौजूद नहीं है। अब इसकी देखिए स्टेटमेंट क्या है, हीट अबाउट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एस्टिक एसिड। ये एस्टिक एसिड जो है वो सिरके को बोलते हैं, घरों में आम मिल जाता है। 1-2 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें जो कि कैटलिस्ट है। अगर फ्रूटी स्मेल आ जाए तो बेटा अल्कोहल मौजूद है, अगर फ्रूटी स्मेल ना आए तो अल्कोहल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड COOH, इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH।
ये मौजूद है कि नहीं है। इसका तरीकाकार क्या है बेटा? इसका तरीकाकार ये है कि आपने उस कंपाउंड के अंदर जो है वो लिटमस सॉल्यूशन डाल देना है। शेक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वाटर एंड ऐड ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। आपने इसके अंदर ब्लू लिटमस डालना है। अगर तो ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, अगर रेड ना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद नहीं है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ये जो आम मीठा सोडा दुकानों से मिलता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपने क्या करना है, दिए गए कंपाउंड के अंदर बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डालना है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही? तो उसका बेटा पता ऐसे चलेगा कि अगर तो एफरवेसेंस हो, एफरवेसेंस कहते हैं बबल्स को, अगर तो कोई गैस बबल्स के साथ निकले तो उसको बोलते हैं एफरवेसेंस। जिस तरह आपके सामने उसका है सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जब सॉफ्ट ड्रिंक ओपन किया जाता है उसका जो ढक्कन खोला जाता है तो उससे जो गैस बबल आउट होती है वो बिल्कुल बबल्स की सूरत में निकलती है। तो ये एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट देखिए जी, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसकी पहचान ये होती है कि ये CO एक तरफ H और एक तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए दो टेस्ट हैं, एक है सोडियम बाइसल्फाइड और एक है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन के अंदर डालना है सोडियम बाइसल्फाइड। अगर बाइसल्फाइड डालने से वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए क्रिस्टलाइन तो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर ना बने तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। दूसरा टेस्ट क्या है कि आपने फेलिंग सॉल्यूशन इसके अंदर डालना है। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, एक फेलिंग ए और एक फेलिंग बी। नॉर्मली ये सेपरेटली पड़े होते हैं, जब आपने इनको यूज करना है तो दोनों को आपने मिक्स कर लेना है, दोनों की बराबर मिकदार मिक्स कर लेनी है और उसके अंदर आपने डालना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपने इसका आपने आइडेंटिफाई करना है कि एल्डिहाइड है या नहीं है। तो उसके अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के उसको बॉयल करें। अगर तो रेड प्रेसिपिटेट या रेड कलर बन जाए तो इस मीन कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ना बने तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप्स। जो कीटोनिक ग्रुप्स हैं इनका जो फॉर्मूला होता है C+O दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स। तो पहला टेस्ट है फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो अगर आप कंपाउंड के अंदर डालेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, अगर तो फिनाइल हाइड्राजीन डालने से ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएं तो इट मींस कि वो कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, अगर ना बने तो कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं है। दूसरा टेस्ट है सोडियम नाइट्रोपोरसाइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, कीटोन के अंदर जो है वो सोडियम नाइट्रोपोरसाइड डालते हैं और साथ में एज ए कैटलिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो अगर वो रेड कलर बन जाए, रेड पीपीडीज बन जाए तो कीटोन मौजूद है, अगर रेड पीपीडीज ना बने तो कीटोन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए कौन सा टेस्ट है, नेक्स्ट है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ये आमतौर पर प्रोटीन्स के अंदर होती हैं और ये टेस्ट प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए होता है क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है NH2। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जी, कि आपने क्या करना है, कंपाउंड लेना है, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डालनी है और साथ में अल्कोहलिक KOH डालना है। तो अगर तो अनप्लेजेंट इंतहाई गंदी स्मेल आए तो इट मींस के कार्बाइल अमाइन मौजूद है, यानी उसके अंदर जो है वो कार्बाइल अमाइन बन गई है और अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अगर ये गंदी स्मेल ना आए तो फिर अमाइनो ग्रुप मौजूद नहीं है। और लास्ट टेस्ट है एस्टर के लिए। एस्टर के लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एस्टर जो होते हैं वो खुशबूदार होते हैं। जैसे ही आप उसको स्मेल करेंगे तो अगर आपको फ्रूटी मुरब्बों जैसी स्मेल आ जाए, जिस तरह जेली में से आती है, जैम में से आती है, तो उस तरह की अगर स्मेल आ जाए तो इट मींस कि वो एस्टर है, और अगर स्मेल ना आए तो एस्टर नहीं है। याद रखिएगा जो एस्टर्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंगो फ्लेवर होता है, ये जो बनाना फ्लेवर होता है, ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर होता है, आप समझते हैं जैसे पता नहीं पाइनएप्पल से निकाला हुआ है, नहीं, ये केमिकल्स होते हैं जिनकी खुशबू इस तरह की होती है, उसको यूज करते हैं। तो जब भी आगे पाइनएप्पल, अगर आप कोई आइसक्रीम खाएं या बनाना आइसक्रीम खाएं या मैंगो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसके अंदर वो बनाना वगैरह नहीं होता, उसके अंदर उन्होंने फ्लेवर डाले होते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा जो है वो चैप्टर एंड होता है। और जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं, रेगुलरली हमारा लेक्चर लिसन करते हैं, उनको पता है कि हम हर डिस्कशन के एंड पर जो है वो MCQs का जो पोर्शन रखते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे MCQs में क्या है, जो हमने पढ़ा है क्या अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ईथेन और
इथेन और इथीन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इथीन जो है ये इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो इथेन है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इथेन है वो सैचुरेटेड है और इथीन जो है अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड और इनसैचुरेटेड के दरमियान जो आइडेंटिफिकेशन है वो की जाती है बायर्स रिएजेंट से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट वुड बी चार्ली। नेक्स्ट देखिए जी, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिफरेंशिएट बाय। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो ग्लूकोज है बेटा ये एल्डिहाइड है, और जो फ्रक्टोज है ये कीटोन होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से। अगर तो फेलिंग सॉल्यूशन डालने से रेड पीपीटी आ जाए तो ग्लूकोज है, अगर रेड पीपीटी ना आए तो वो क्या है, फ्रक्टोज है। नेक्स्ट देखिए, एस्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय। एस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेटा, सिंपल सा कोई टेस्ट नहीं है, आप जिस उनको स्मेल करें, अगर उनकी फ्रूटी स्मेल आ जाए तो वो एस्टर्स हैं, अगर फ्रूटी स्मेल ना आए तो वो एस्टर्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए जी, RH इज द फार्मूला ऑफ। RH क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RC11OH, और आपको पता है कि ये जो फार्मूला है ये एल्डिहाइड का फार्मूला है, और इसको मैंने कंडेंस करके लिखा है यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा ट्रिक आ जाए कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बेटा एल्डिहाइड का फार्मूला है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यहाँ पर नहीं है तो यू कैन गो फॉर द कीटोन, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों एक ही नेचर के होते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, RCH2OH, ये किसका फार्मूला है, OH ग्रुप आ गया बेटा। OH अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCOOR, ये किसका फार्मूला है, ये भी कंडेंस करके लिखा हुआ है, अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये बनेगा RCOOR। तो अगर आप मेरा लेक्चर को रिवाइंड करके सुनेंगे तो एक टेबल मैंने करवाया था आपको फंक्शनल ग्रुप का, उसमें ये जो फार्मूला था दैट वाज फार्मूला ऑफ एस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी एस्टर। यहां पर बेटा हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। इससे हमें पता चलता है कि आपने हमारा लेक्चर थारोली सुना है और आपको समझ भी आई है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो इसका सिंपल सा यही मतलब है कि या तो आपको सारा कुछ समझ आ गया है या आपको कुछ भी समझ नहीं आया। तो बेटा यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आई होप कि अगले लेक्चर को आपको, जो हमारा अगला लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड आप समझ आएगी, क्योंकि ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके साथ ही बेटा मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।